अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हम इस सेशन में इंशाल्लाह चैप्टर 11 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 से। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इन्फ्लेशन का रेट कम हो रहा हो, डिसइन्फ्लेशन कहते हैं उसे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन्फ्लेशन का रेट कम हो तो डिसइन्फ्लेशन। ढूंढे ऑप्शन। डिफ्लेशन नहीं, प्राइस लेवल का कम होना डिफ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन के रेट का कम होना डिसइन्फ्लेशन, ये ऑप्शन है। ठीक। स्टैगफ्लेशन नहीं, स्टैगफ्लेशन होता है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों पैरेलल या रिसेशनरी पीरियड हो और प्लस इन्फ्लेशन हो। कंट्री का एग्रीगेट आउटपुट अगर लो हो और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी हो, वही रिसेशन होगी। और रिसेशन के साथ साथ इन्फ्लेशन भी क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन। डिप्रेशन गलत, रिसेशन तो है लेकिन प्लस इन्फ्लेशन भी है, इसे हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन। रिकवरी नहीं। Which one is true about Phillips curve? Phillips curve के बारे में कौन सी बात ठीक है? Sloping downward with increase in rate of unemployment lies in fourth quadrant। जी बच्चे, ये कर्व बना के ही समझ में आएगी आपको बात। मैं कर्व बनाता हूं, देखिए एक्स एक्सिस ये ओरिजिन बेसिकली ये पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक हो गया। इसके अलावा हम मेजर करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को और वेज इन्फ्लेशन। फिलिप्स का ये कर्व था, शॉर्ट रन पीसी। फिलिप्स का ये आपके सामने कर्व बना होगा, इसकी स्लोपिंग डाउनवर्ड। और अगर इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। कम होता होता अगर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का रेट बढ़ जाए तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाता है? फोर्थ में, थर्ड में नहीं आता। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं। स्लोपिंग डाउनवर्ड विद इंक्रीज इन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये ठीक बात है। वर्टिकल स्लोप नहीं होती, वो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की होती है, शॉर्ट रन की नहीं होती। पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होता, होता ही नेगेटिव रिलेशनशिप। स्लोपिंग डाउनवर्ड विद इंक्रीज इन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहां तक बात ठीक है। और वो कह रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जाता। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हुई? अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। रिटायर्ड पर्सन अगर हम कंसीडर करें तो क्या वो लेबर फोर्स का हिस्सा होगा? नहीं, वो अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड नहीं। आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कंडीशन क्या है। अगर एबल टू वर्क भी हो, एबिलिटी भी रखता हो और सर्च फॉर जॉब भी करे और फिर जॉब ना मिले, तो ये लेबर फोर्स का हिस्सा ही नहीं होता। प्रोलॉन्ग्ड या डीप रिसेशन, याद करें ये एमसीक्यूज क्लास में भी लिखवाया हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं। अच्छा बच्चे, एमसीक्यूज नंबर 6। अगर प्राइस प्रोडक्ट 2001 की 205 है, 2022 के अंदर 215 रुपए है, तो हमने फाइंड करना है सीपीआई में रेट क्या है, इन्फ्लेशन का रेट। फॉर्मूला क्या होगा? 215 माइनस 205 ओवर 205 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चे ये हो गया 5 ओवर 5 नहीं 10, 215 205 10 ओवर 205 मल्टीप्लाई बाय 100। हम इसे सॉल्व करें।
जी बच्चे 4.88% बन गई है फिगर। तो कौन सी ऑप्शन हुई? बीटा। फिलिप्स कर्व हायर इन्फ्लेशन रेफर्स टू, अगर फिलिप्स कर्व में हायर इन्फ्लेशन हो तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? लो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो ढूंढ लीजिएगा कौन सी ऑप्शन है। लोअर, ये ऑप्शन ठीक है, एक ऑप्शन टिक करनी है, देख ले हायर नहीं हो सकती, सेम भी नहीं, नो चेंज भी नहीं, यही ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड रिजल्ट इन, अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन लोअर हो तो उसके नतीजे में क्या होगा? ठीक हो गया। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बिल्कुल अगर इन्फ्लेशन लो होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगी। लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, मोर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बात ठीक नहीं है। मिल्टन फ्रीडमैन के मुताबिक लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वो पैरेलल टू वाई एक्सिस पे होता है, वर्टिकल होता है। ये ऑप्शन अल्फा टिक लग रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाकी पॉजिटिव, नेगेटिव और हॉरिजॉन्टल है। तो कौन सी ऑप्शन हुई? वर्टिकल। सेलेक्ट टू नेचुरल रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दो बताने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजूहात या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल्स। जी बच्चे फ्रिक्शनल, बिल्कुल ये होती है, आप फ्रिक्शनल है ना, क्या है कि आपने क्वालिफिकेशन हासिल की और उसके बाद आपको फर्स्ट जॉब मिलते हुए गैप तो है, ये नेचुरली होता है, और एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करेंगे बिटवीन जॉब्स, ये भी होगा। और स्ट्रक्चर चेंज इकोनॉमी का विद द पैसेज ऑफ टाइम होता ही होता है, ये है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रियल इंटरेस्ट रेट डिफरेंस है जी, याद रखिएगा रेट कैसे कैलकुलेट होता है, नॉमिनल रेट इज इक्वल टू होगा रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन का रेट, ये फॉर्मूला होता है। और अगर हम रियल रेट फाइंड करना चाह रहे हैं तो रियल रेट का क्या फॉर्मूला होगा? रियल रेट का फॉर्मूला होगा नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, यही होगा ना, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन रेट, ये होगा। तो कौन सी ऑप्शन? ये बात ठीक है जी, ट्रू है, ये बात गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है ये बात जी। एमसीक्यूज नंबर 12, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन के दौरान जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये डिप्रेशन है, इज कॉल्ड, दो ऑप्शन है, इसे हम क्या बोलेंगे? ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो ड्यूरिंग रिसेशन या डिप्रेशन हो, ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? फ्रिक्शनल नहीं, ये तो जॉब और क्वालिफिकेशन के दरमियान या बिटवीन जॉब्स है। स्ट्रक्चरल भी नहीं, साइक्लिकल, हाँ ये ऑप्शन ठीक है, बिजनेस साइकिल है ना उसकी वजह से आ रही है, या इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है तो डिमांड नहीं है, तो डिमांड की कमी की वजह से जो आ जाए वो कहलाएगी डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऐसी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट that include those persons who are unemployed for an intervening period of changeover in job for better job, एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो कि अच्छी जॉब की तलाश की वजह से अराइज हुई, कौन सी जी? सोच के बताए, फ्रिक्शनल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसी वजह से मैंने डायरेक्ट मेंशन कर दिया, बाकी आपको पता है। सीजनल, सीजन की वजह से। वॉलंटरी, अगर आपको स्टाइपेंड मिल रहा है और जॉब आपको कम की मिल रही है तो आप कहते हैं नहीं मैं वॉलंटरी अपने आप को रिटायर्ड रखूंगा, अनएम्प्लॉयड रखूंगा। और टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू मिसमैच बिटवीन स्किल पोजेस्ड और प्रेजेंट अवेलेबल। अब आपके पास जो स्किल्ड है, स्किल्स मौजूद है, और जो आपकी अभी जॉब अवेलेबल है वो कौन सी होगी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की एग्जांपल है ये किसकी एग्जांपल है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। एमसीक्यूज नंबर 15, अगर वेज राइज कर जाए, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल, राइज इन वेज इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, अगर वेज रेट बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ जाएगी, तो फिर डिमांड गुड्स की बढ़ेगी, उससे प्राइसेस बढ़ जाएगी। जब प्राइसेस बढ़ेगी तो वो अपने एम्प्लॉयर के पास दोबारा आएगा और कहेगा मेरी वेज दोबारा बढ़ाओ, और उसकी वेज दोबारा बढ़ा दी जाएगी, दोबारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कीमतें भी बढ़ जाएंगी, वो दोबारा रोता हुआ आ जाएगा। इसे कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन
कम हो, रिमेन लेस देन 5% हो, हम इसे क्या बोलेंगे? क्रीपिंग। ठीक है, कौन सी इन्फ्लेशन? क्रॉलिंग या क्रीपिंग इन्फ्लेशन। रियल इंटरेस्ट रेट इज, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा? नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। नॉमिनल को सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, तो इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय प्राइसेस गलत, डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन ये भी ठीक नहीं है, माइनस इन्फ्लेशन ये ऑप्शन ठीक है। ये नॉमिनल के लिए वर्ड यूज होता है, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, जो फॉर्मूला ऊपर मैंने भी आपको लिखवाया। जीडीपी अगर लो हो, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है? अगर जीडीपी कम हो तो उस कमी की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, तो डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट हुई ना। अच्छा बच्चे, डिफरेंस बिटवीन L1 और L2 देखिए जी, ये लेबर और ये वर्क फोर्स है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम पे इतनी है और ये बेरोजगारी तो रहनी ही रहनी है, ये क्या कहलाएगी? NRU। इसे हम कहते थे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एब्रिविएशन मैंने लिख दिया। एमसीक्यूज नंबर 20, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व शिफ्ट करता है। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कब शिफ्ट करता है? आपको पता है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व एक फिक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन की बेस पे बना हुआ होता है। अगर वो एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएगी तो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व भी चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से नहीं, एग्रीगेट सप्लाई के चेंज होने की वजह से, इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन चेंज होने की वजह से, एक्चुअल इन्फ्लेशन चेंज हो नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से। Which unemployment exists while going from expansion to recession and recession to expansion? अगर आप एक्सपेंशन से रिसेशन में और रिसेशन से एक्सपेंशन में जाएं तो ऐसी जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी पैदा होगी, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहेंगे? बिजनेस साइकिल की फेजेस है ना, तो बताएं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल ठीक हो गया। रियल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, बात ठीक है या गलत है? बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला अगेन रिपीट हो गया। गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, आपने दो ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। गवर्नमेंट कंट्रोल्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करके नहीं, ये बात तो ठीक नहीं है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग स्पेंडिंग, हाँ, कंजम्पशन को कम करें। जब कंजम्पशन कम करेंगे तो फिर एग्रीगेट डिमांड फॉल कर जाएगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने पढ़ा था ना ये बात। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बाय डिफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी, बिल्कुल डिफ्लेशनरी क्या? चीजों की कीमतें, रॉ मटेरियल की कीमतों को कम कर दें, रॉ मटेरियल की कीमतों को कम करेंगे, सप्लाई कब राइज कर जाएगा, प्राइस लेवल कम हो जाएगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को ऐसे कंट्रोल किया जाएगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बाय इंक्रीजिंग इनकम, इनकम टैक्स का रेट डिमांड के साथ ताल्लुक रखता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के साथ ताल्लुक नहीं रखता, ये बात ठीक नहीं है। ठीक हो गया जी। तो बच्चे ये एमसीक्यूज हमने किए, इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।